शहर के सबसे आलीशान बंगलों में से एक प्रताप निवास में आज शादी के धूल नगाड़े और शहनाइयां गूंज रही थी। आज इस खानदान के लिए बहुत बड़ा दिन था। देवरानी निर्मला के दोनों बेटों ईशान और कबीर की शादी एक साथ हुई। हलवाई के कड़ाहे सुलग रहे थे, मेहमानों की भीड़ थी और घरों की औरतें शगुन के गीत गा रही थी। तभी पंडाल के कोने में खड़ी कांति मौसी और मिश्रा जी की अम्मा कोल्ड ड्रिंक के गिलास हाथ में लिए कानाफूसी करने लगती हैं। अरे मिश्रा जी की अम्मा, जरा निर्मला का ठाट तो देखो, पैर जमीन पर नहीं पड़ा है आजकल इसके। क्यों ना हो भाई, एक साथ दो बहुएं इस घर की चौखट पर कदम रख रही है, किस्मत तो है। अरे किस्मत का खेल तो देखो कांति, एक तरफ ये निर्मला है जिसके आंगन में दो जवान बेटे और दो बहुएं राज करेंगी, और अगर दूसरी तरफ इसकी जेठानी सावित्री को देखो, बड़ा प्यार गया है बेचारी का, लेकिन इस आंगन में अपनी खुद की औलाद की एक कार्य तक नहीं सुन पाई। गो सुनी की सुनी ही रह गई। सही कहा माँ जी, और चाहे कितनी भी बड़े खानदान की बहू बन जाए, पर अगर उसकी गो सुनी हो ना, तो उसकी जिंदगी इस भरे पूरे घर में भी एक नौकरानी जैसी ही होकर रह जाती है। सुना है महेंद्र जी भी इसी बात को लेकर उनसे कटे कटे रहते हैं। अग्नि के फेरे पूरे हो चुके थे। दोनों नई दुल्हनें अन्वेषा और काव्या लाल रंग की भारी साड़ी के जोड़ों में घूंघट डाले रस्मों के लिए बैठी थी। तभी निर्मला अपने गले का भारी सोने का हार चमकाती हुई बड़ी घमंड से आगे बढ़ती है। उसी समय सीधे सीधे कपड़ों में सावित्री हाथ में शगुन का लिफाफा लिए नई बहू को आशीर्वाद देने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन जैसे वो बहू के करीब पहुंचती है, निर्मला बीच में आकर सावित्री का रास्ता रोक देती है। अरे अरे जेठानी जी रुकिए, जरा दो कदम पीछे हटिए। आज मेरे बेटों और बहू की जिंदगी का सबसे शुभ दिन है। इस घड़ी में आप इनके इतने करीब मत आइए। अरे क्या हुआ निर्मला, मैं तो बस अपनी नई बहू का मुंह देखने और उन्हें अपनी तरफ से ये शगुन का लिफाफा देकर आशीर्वाद देने आई थी। आशीर्वाद देने के लिए घर की बाकी सुहागन और भाग्यशाली लोग हैं जेठानी जी, आपकी जगह कोई और दे देगा। अब आज के इतने बड़े मांगलिक काम में कोई अपशगुन नहीं चाहती मैं। अब आपको पता ही है कि बच्चों के मामले में शगुन अपशगुन कितना मायने रखता है। अरे वैसे आपको कैसे पता होगा, आपकी तो कभी कोई औलाद नहीं हुई है। जिसकी कोख सुनी हो उसे क्या पता कि मां का दिल अपने बच्चों के लिए कितना डर। आप थोड़ा हटिए, कल को मेरी बहू को कोई आंच आई तो समाज मुझे ही कोसेगा कि बांझ के हाथ शगुन दिलवा दिया। निर्मला के ये कड़वे शब्द सावित्री के सीने में तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से मंडप में बैठे अपने पति महेंद्र प्रताप और फिर अपनी सास कमला देवी की तरफ देखती है कि तभी निर्मला बिल्कुल ठीक कह रही है सावित्री। जिस औरत का इस दुनिया में कोई बच्चा ना हो, वो पूजा पाठ की ऐसी पवित्र रीति और शगुन के वक्त आगे खड़ी अच्छी नहीं लगती। ये इस प्रताप निवास का पुराना नियम है और इसे बदला नहीं जाएगा। जा सीधे घर जाओ, मेहमानों के स्वागत के लिए रसोई संभाल। सावित्री, माँ जी और निर्मला तो कह रही है, चुपचाप मान क्यों नहीं लेती हो? तुम तो हर बार ऐसे शुभ मौकों पर यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर देती हो और खानदान की नाक कटवाती हो। जाओ यहाँ से सीधे घर, और जो काम माँ जी ने कहा है वो करो। जी जी माँ जी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं घर जा रही हूँ। सावित्री चुपचाप अपना शगुन का लिफाफा वहीं एक कुर्सी पर रख देती है और पंडाल से निकलकर बंगले की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों क्या कमला देवी और निर्मला का सावित्री को इस तरह पूरी महफिल में बांझ कहकर जुटकारना सही था? और सावित्री का वो चुपचाप अपमान सहकर सीधे रसोई की तरफ चले जाना, क्या इस रसोई के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान छिपा है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रताप निवास की इस रसोई में अगला क्या मोड़ आने वाला है। तो देर रात शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद पूरा परिवार ढोल नगाड़ों और गाली के साथ घर पर पहुंचता है। सावित्री नई बहू के स्वागत के लिए घर प्रवेश की आरती की थाली सजाकर दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही अन्वेषा और काव्या चौखट के पास पहुंचती है, सावित्री मुस्कुराते हुए आगे आगे थाली बढ़ाती है। तभी निर्मला झटके से सावित्री के हाथ से थाली छीन लेती है। दीदी बस कीजिए, आरती की थाली मुझे दीजिए, मैं उतारूंगी अपनी बहू की नजर। जिसकी खुद की कोख खाली हो, वो अगर नई बहू का स्वागत करेगी तो कहीं उनका भाग्य है आपकी तरह। मम्मी, आप आज के दिन तो ये सब बंद कीजिए। बड़ी माँ इस घर की बड़ी बहू है, पहला हक उनका है। आप हर जगह ये बात बनकर ताकत थोड़ी आती हैं। अरे तो चुप कर ईशान, तुझे इस घर की नियम और रीतियों का नहीं पता। अपनी माँ को मत सिखा। चलो बहू, तुम दोनों अपने भाई पहना के बिठाओ और कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। और हाँ दीदी, आप यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए रसोई में और इन बच्चों के लिए केसर वाला दूध तैयार कीजिए। सावित्री बिना कुछ बोले सिर झुकाकर सीधे रसोई की तरफ बढ़ जाती है। अन्वेषा और काव्या घूंघट के अंदर से ये सब देख रही थी। अंदर आते समय दोनों आपस में फुसफुसाती हैं। दीदी, यहाँ तो बड़ी माँ की हालत नौकरानी से भी बदतर है, लेकिन सबसे अजीब बात है कि अपनी वो इतनी शांति से ये सब सह क्यों रही है? कोई इतना बड़ा अपमान चुपचाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यही बातें खातून का ये सन्नाटा ही बता रहा है कि बात सिर्फ बहनों की नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है। रात बीत जाती है। अगली सुबह प्रताप निवास की परंपरा के अनुसार नई बहुओं की पहली रसोई की रस्म होनी थी। अन्वेषा और काव्या सुबह सुबह सज धजकर जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ती हैं, तो देखती हैं कि रसोई का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन सावित्री अंदर मौजूद है। जैसे बहुएं चौखट पर कदम रखती हैं, सावित्री चौंक जाती है। प्रणाम बड़ी माँ, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो हम दोनों मिलकर आपके लिए और पूरे परिवार के लिए कुछ मीठा बनाने आए हैं। बताइए हम क्या मदद करें? बहुओं की आवाज सुनते ही सावित्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। रसोई में एसी और चिमनी दोनों फुल स्पीड पर चल रहे थे। फिर भी सावित्री के माथे पर पसीना था और उसकी सांस पूरी तरह फूल रही थी। वो तुरंत आगे बढ़कर दोनों बहुओं का रास्ता रोक लेती है। अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बाहर जाओ। पहली रसोई की रस्म तुम लोग बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना परोसकर पूरी कर लो। मैंने सारा खाना खुद अपने हाथों से बना दिया है, तुम बस अपना शगुन ले लो। लेकिन बड़ी माँ, अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं, आपने इतनी सुबह पूरे परिवार का खाना अकेले ही बना दिया और रसोई में इतनी ठंडक है, फिर भी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी सास की बोल रही है। कहा ना जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुनती? इस रसोई में मेरे सिवा कोई कदम नहीं रखेगा। ये रसोई मेरी मर्जी से, मेरी पसंद से बनी है। मैंने अपनी खुद की सास को भी इस रसोई में कभी आने नहीं दिया। तो तुम दोनों तो अभी कल इस घर में आई हो, इस रसोई की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। जाओ यहाँ से। सावित्री की तेज आवाज सुनकर हौल से निर्मला और दादी सास कमला देवी भी वहां पहुंच जाती हैं। देख लिया ना बहुआ, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा खोट है। दिन रात इसी रसोई में घुसी रहती है, चाहे 50 लोगों का काम हो या 500 का। मजाक है जो ये किसी को इस रसोई की चौखट भी पार करने दे? अकेले यहाँ सरती रहेगी, पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस रसोई में। सावित्री, सुबह सुबह नहीं बहुआ पर इस तरह चिल्लाना बंद कर। अगर इसे अकेले ही इस रसोई में घुट-घुट कर काम करना है तो करने दो निर्मला। बहुआ, तुम दोनों यहाँ आओ मेरे पास। जब इसे किसी की मदद की कदर ही नहीं है तो जाने दो। हाँ निर्मला, तुम सबको जो सोचना है सोचो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस रसोई का सारा काम सिर्फ और सिर्फ नहीं करूंगी। अगर कोई भी बिना पूछे इस रसोई के अंदर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री का गुस्से वाला रूप देखकर अन्वेषा और काव्या दंग रह जाती हैं। लेकिन आखिर सावित्री को इस रसोई से ऐसा क्या लगाव है कि वो नई बहू को अंदर पैर तक नहीं रखने दे रही? और चिमनी एसी चलने के बाद भी सावित्री की सांस क्यों फूल रही थी? क्या रसोई में कोई ऐसा सच छिपा है जो सावित्री की जान से भी बढ़कर है? चलिए जानते हैं कहानी के अगले सीन में। घर प्रवेश के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई थी। पूरा घर सजा हुआ था। तभी दादी सास कमला देवी हॉल में आती हैं और सावित्री को कोने में देखकर कड़े स्वर में टोक देती हैं। सावित्री, तो पूजा के चौकी को हाथ मत लगाना। जिसका कोई बच्चा ना हो उसका ऐसी मांगलिक पूजा में बैठना अच्छा नहीं लगता। जा जाकर किचन संभाल। हाँ जेठानी जी, वैसे भी दिन भर आप उसी किचन में घुसी रहती हो जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा रखा हो। सावित्री बिना कुछ बोले चुपचाप सिर झुकाकर किचन में चली जाती है। अन्वेषा और काव्या ये सब देख रही थी। वो नोट करती हैं कि किचन में ताला हमेशा बंद नहीं रहता, सबका आना जाना लगा रहता है। पर सावित्री साई की तरह वहीं बैठी रहती है। यहाँ तक कि वो अपना खाना भी किचन के अंदर ही बैठकर खाती है ताकि कोई और वहाँ ज्यादा देर न रुके।
दीदी बड़ी माँ को इस रसोई से कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है, खाना भी यहीं अंदर बैठ के खाती है। हाँ काव्या कहती है कि उन्होंने अपनी पसंद से ही किचन बनवाया है, इसलिए वो किसी को यहाँ का जिम्मा देना नहीं चाहती। तभी दोनों रसोई में पानी पीने आती है और काव्या पानी के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है। फ्रिज थोड़ा सा हिलता है, लेकिन अचानक हॉल में बैठी सावित्री के हाथ में बंधी घड़ी या ब्रेसलेट वाइब्रेट होता है। वो चौंक कर तुरंत किचन की तरफ भागती है। क्या चाहिए तुम दोनों को यहाँ? फ्रिज को क्यों हाथ लगाया? चलो बाहर निकलो, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं निकाल दूंगी। बड़ी माँ हम तो बस पानी ले रहे थे, आप इतनी अचानक। कहा ना बाहर जाओ, इस रसोई का सारा काम मेरा है, तुम लोग बाहर बैठो। सावित्री की डांट खाकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था, घर के बाकी लोग सो रहे थे। काव्या ने देखा कि सावित्री हाथ में कुछ लेकर किचन के अंदर गई। 2 मिनट बाद काव्या इलायची ढूंढने में किचन जाती है। किचन पूरी तरह से खाली है, सावित्री वहां नहीं है। तभी अचानक पीछे से सावित्री आ जाती है। क्या क्या ढूंढ रही हो काव्या? अरे बड़ी माँ आप कहाँ थी? मैं 2 मिनट पहले आई थी तो किचन में कोई नहीं था, आप अचानक कहाँ से आई? मैं यही थी, तुम्हारी नजर कमजोर है, हर वक्त मेरे पीछे जासूसी करना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। अगले दिन दोपहर में सावित्री ने पूरा किचन साफ किया। सिंक में एक भी बर्तन नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करने जाती है। ठीक 5 मिनट बाद काव्या दोबारा पानी पीने किचन में जाती है और चौंक जाती है। दीदी जरा जल्दी इधर आओ। क्या हुआ काव्या, इधर घबरा क्यों रही हो? अरे भाई चल तो सही मेरे साथ। दोनों किचन के सिंक के पास खड़ी होती हैं। सिंक में 3-4 झूठे बर्तन और एक दवाई की खाली पत्ता रखा है। दीदी अभी 5 मिनट पहले बड़ी माँ ने पूरा किचन साफ किया था, वो खुद अपने कमरे में है, कल का कोई सदस्य यहाँ नहीं आया, फिर भी किचन में ये झूठे बर्तन और एक कमजोरी की दवाई कहाँ से आ गई? बर्तन अभी भी हल्के गर्म है, जैसे किसी ने तुरंत खाना खाया हो। काव्या ये बड़ी माँ बहुत अजीब हरकतें कर रही है, वो हमेशा डरी भी रहती है, ज्यादा बात नहीं करती। हाँ दीदी, और जब भी हम किचन के बारे में कुछ पूछते हैं वो जानबूझ के चिल्लाने लगती है ताकि हमारा ध्यान भटके। मुझे तो लगता है घर में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। सही कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी माँ की अजीब हरकतों पर हमें नजर रखनी होगी। चलो अभी बाहर चलो, नहीं तो वो फिर आ जाएगी। सिंक में अचानक मिले झूठे बर्तन और दवाई के पत्ते ने बहुओं के मन में शक का बीज बो दिया था। एक रात जब पूरा प्रताप निवास गहरी नींद में सोया था, काव्या को तेज प्यास लगती है। वो दबे पांव कमरे से बाहर आती है। रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है। काव्या जैसे डाइनिंग एरिया के पास पहुंचती है, उसकी नजर सीधे किचन पर पड़ती है। किचन का गेट हल्का सा खुला है और अंदर से पीली रोशनी आ रही है। वाह, आज रात में किचन का गेट खुला हुआ है, कोई अंदर गया है क्या इस वक्त? काव्या उत्सुकता में दबे पांव किचन के अंदर जाती है। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन किचन में कोई नहीं है, सब कुछ शांत है। अजीब बात है, लाइट जलाई है, गेट भी खुला है, पर अंदर कोई नहीं है। तभी अचानक फ्रिज के पीछे से कुछ भारी चीज खिसकने की आवाज आती है। काव्या चौंक कर देखती है कि सावित्री उस भारी भरकम फ्रिज को हाँफते हुए वापस दीवार से सटा रही है। बाप रे, बड़ी माँ तो बाहर आ रही है। काव्या बिना कोई आवाज किए पलक झपकते ही वहां से भागती है और सीधे अपने रूम में घुस जाती है। अगली सुबह काव्या सब कुछ अन्वेषा को बताती है। अन्वेषा कमरे में कपड़े तय कर रही है। काव्या हाँफती हुई बदहवास हालत में अंदर घुसती है और दरवाजा तुरंत बंद कर लेती है। दीदी आज रात जो मैंने देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या हुआ काव्या, इतनी डरी हुई क्यों? पानी पियो पहले। दीदी रात के 2 बजे किचन का गेट खुला था, मैं अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी मैंने देखा कि बड़ी माँ उस भारी भरकम फ्रिज को दीवार से हटा रही थी, वो कुछ छुपा रही है। दीदी उसी फ्रिज के पीछे। लेकिन काव्या फ्रिज को जैसे ही छुओ उनका वो वाइब्रेशन अलर्ट बज जाता है। हमें बहुत फूक कर कदम रखना होगा। आज रात से ही उन पर छुप कर नजर रखनी पड़ेगी। रात के 2:30 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है। सावित्री हाथ में चाबी लेकर दबे पांव किचन की तरफ बढ़ती है। 2 डाइनिंग एरिया के अंधेरे कोने से अन्वेषा और काव्या दीवार के पीछे से झांक रही है। दीदी देखो, बड़ी माँ ने ताला खोल दिया है, वो अंदर जा रही है। चलो दबे पांव पीछे जाते हैं, पैर की आवाज मत करना। दोनों जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाती हैं, अचानक सावित्री को किसी साई का एहसास होता है और वो बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़ती है। कौन है वहाँ? अन्वेषा तुरंत काव्या को खींचकर पास के एक बड़ी लकड़ी की कैबिनेट के पीछे छुपा लेती है। दोनों अपनी हथेलियों से अपना मुंह बंद कर लेती हैं और सांसें रोक लेती हैं। सावित्री टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखती है, पर वहां कोई नहीं दिखता। शायद मेरा वहम था। उससे थी, अगर आज पकड़ी जाती तो बड़ी माँ यही जिंदा कर देती। अगली रात का समय है। इस बार दोनों बहुएं पहले से ही डाइनिंग टेबल के नीचे और दीवार के ऐसे एंगल पर छुपी थी जहां से फ्रिज साफ दिख रहा था। सावित्री किचन में आती है। वो हाथ से उस भारी फ्रिज को पूरी ताकत से एक तरफ खिसकाती है। दीदी देखो फ्रिज हट गया। तभी उन्हें फ्रिज के हटे ही दीवार में एक छोटा सा गुप्त रास्ता नजर आता है। सावित्री उस रास्ते के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो भारी फ्रिज अपने आप हल्का सा खिसककर वापस सेट हो जाता है। हे भगवान, फ्रिज के पीछे छुपा हुआ रास्ता, बड़ी माँ तो सीधे दीवार के अंदर गायब हो गई। दीदी अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इस बंद किचन के नीचे कोई भूत प्रेत है या कोई इंसान, अब हमसे और सब्र नहीं होता। भूत नहीं काव्या, कुछ और ही है, लेकिन अभी तू चल यहाँ से। दोनों बहनें फटाफट कमरे में आ जाती हैं। अगले दिन अन्वेषा और काव्या कमरे में बहुत गंभीर होकर बात कर रही हैं। दीदी कल रात तो हद ही हो गई है। बड़ी माँ ने उस भारी फ्रिज को हटाया और वो सीधे उसके पीछे गायब हो गई। वहाँ पक्का कोई गुप्त रास्ता है। हाँ काव्या, मैंने भी देखा, वो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखती है, पर हमें उस रास्ते के अंदर जाना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि रात को वो किचन का ताला अंदर से बंद कर देती है, ये चाबी अपने पास रखती है। हमें वहाँ जाने के लिए हमें उस अंदर के रास्ते की चाबी चाहिए होगी, जो बड़ी माँ हमेशा अपने आंचल में बांध कर रखती है। हमें वो चाबी चुरानी होगी। पर दीदी रात को जैसे हम फ्रिज लाएंगे, बड़ी माँ के उस वाइब्रेशन अलर्ट से उन्हें पता चल जाएगा, वो अंदर से तुरंत बाहर आ जाएगी। इसलिए हमें तब अंदर जाना होगा जब बड़ी माँ खुद अंदर होगी। तब उनके हाथ का अलर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिज तो हम उनकी मौजूदगी में ही लाएंगे। बस हमें उनके बाहर आने से पहले अंदर घुसना होगा। इस घटना को बीते हुए कुछ दिन हो चुके थे। अन्वेषा और काव्या सावित्री पर पूरी नजर रखती हैं, लेकिन एक दोपहर दोनों बहुओं को एक सुनहरा मौका मिल गया। जब सावित्री नहाने के लिए अपने कमरे में गई, बहुओं को पता था कि दोपहर में नहाते वक्त सावित्री अपनी चाबियों का गुच्छा कमरे के ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। वो इसी मौके का फायदा उठाती है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है। अन्वेषा हाथ में साबुन की टिकिया लिए काव्या के साथ दबे पांव कमरे में घुसती है। दीदी जल्दी करो, बड़ी माँ बाहर आ जाएगी। बस हो गया काव्या, तसल्ली रख। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बड़ी माँ बाथरूम से बाहर आ गई तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। डर मत काव्या, अगर आज हमने इस रसोई की चाबी का असरात नहीं लगाया तो बड़ी माँ की अजीब हरकतों का सच कभी सामने नहीं आएगा। तो बस दरवाजे पर खड़ी रहकर ध्यान रख, मैं अंदर जाकर चाबी का छाप लेती हूँ। अन्वेषा ड्रेसिंग टेबल पर चाबियों का एक बड़ा गुच्छा रखा था, उसे देखती है। अन्वेषा धड़कते दिल से उस गुच्छे को उठाती है और साबुन की टिकिया पर रसोई की बड़ी चाबी को जोर से दबाकर उसका साफ छाप ले लेती है। तभी अचानक बाथरूम का कुंडा खुलने की आवाज आती है। सावित्री बाहर आने वाली थी। दीदी भागो, बड़ी माँ आ गई। अन्वेषा फुर्ती से चाबियों को वापस उसी जगह रखती है और दोनों बहुएं पलक झपकते ही वहां से बाहर निकलती है। जैसे ही सावित्री तौलिए से बाल सुखाती हुई बाहर आती है, उसकी नजर सीधे कमरे के खुले हुए दरवाजे पर जाती है। वो चौंक जाती है। वो तुरंत ड्रेसिंग टेबल की तरफ भागती है। ये कमरे का दरवाजा कैसे खुला रह गया है? कोई अंदर आया था क्या मेरी चाबियाँ? सावित्री बिना चप्पल पहने कमरे से बाहर दौड़ती है। हॉल में अन्वेषा और काव्या बहुत ही आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। सावित्री हाथ से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शक भरी नजरों से उन्हें घूरने लगती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे का दरवाजा किसने खोला? सच सच बताओ, तुम दोनों में से कोई मेरे कमरे की तरफ गया था क्या? नहीं तो बड़ी माँ, हम तो सुबह से यहीं बैठ के टीवी देख रहे हैं। शायद तेज आवाज से दरवाजा खुल गया होगा। रुकिए मैं बाहर मेन गेट देख कर आती हूँ, कहीं कोई आया तो नहीं। काव्या बाहर की तरफ दौड़ती है। सावित्री गुस्से में पैर पटकती हुई खुद मेन गेट के पास जाती है। बाहर देखती है और फिर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। सोफे के पीछे खड़े होकर दोनों बहुएं चैन की सांस लेती हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं किसी बहाने से बाजार जाती हैं और साबुन के छाप से हूबहू वैसी ही एक नकली चाबी बनवा लेती हैं।
अब समझ में आया, दाल में कुछ काला नहीं है काव्या, पूरी की पूरी दाल काली है। वो फ्रिज कोई मामूली फ्रिज नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। आज रात जब पूरा घर सो जाएगा तो हम इस नकली चाबी से रसोई खोलेंगे और उस फ्रिज के पीछे छुपे सच को दुनिया के सामने लाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दोनों बहुएं आज रात उस सीक्रेट को पकड़ पाएंगी? चलिए जानते हैं अगले रोमांचक सीन में। रात के करीब 2:30 बजे जब पूरे प्रताप निवास पर सन्नाटा पसरा हुआ था और सब गहरी नींद में सो रहे थे, अन्वेषा और काव्या दबे पांव अपने कमरों से बाहर निकली। दीदी मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है, अगर बड़ी माँ अचानक जाग गई और उन्होंने हमें अज्ञात पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हिम्मत रख काव्या, अगर आज हम पीछे हट गए तो इस घर का ये भयानक रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। तू बस चारों तरफ ध्यान रख। दोनों दबे पांव रसोई के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अन्वेषा धड़कते दिल से नकली चाबी ताले में डालती है। ताला बिना किसी आवाज के धीरे से खुल जाता है। दोनों जैसे रसोई के अंदर कदम रखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रसोई के कोने में रखा वो भारी भरकम फ्रिज अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि उसे पूरा एक तरफ खिसकाया गया था और उसके पीछे की दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुला हुआ था, जहां से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। दीदी देखो, फ्रिज हटा हुआ है और दीवार के बीच में गुप्त रास्ता है, लेकिन बड़ी माँ कहाँ है? वो जरूर इसी रास्ते के अंदर गई है। चल काव्या, बिना आवाज किए उनके पीछे चलते हैं। दोनों जैसे ही उस गुप्त रास्ते के करीब पहुंचते हैं, उन्हें अंदर से किसी के चलने की और बर्तनों की हल्की सी आवाज आती है। वो तुरंत रसोई की एक बड़ी कैबिनेट के पीछे छुप जाती है। तभी उस गुप्त दरवाजे से सावित्री बाहर निकलती है। उसके हाथ में खाली टिफिन था और वो बेहद थकी हुई और हांफती हुई लग रही थी। वो बिना वक्त गवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी फ्रिज को वापस घसीटती है और दीवार के उस गुप्त दरवाजे से सटाकर रख देती है, ताकि किसी को भनक करने लगे। फ्रिज के सेट होते ही वो अपने माथे का पसीना पोंछती है, गहरी सांस लेती है और रसोई का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद करके चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तो ये है बड़ी माँ का असली खेल। वो इस भारी फ्रिज के पीछे वाले गुप्त रास्ते से कहीं अंदर जाती है और किसी को खाना और दवाई दिखलाती है। काव्या, कल रात हम ठीक इसी समय आएंगे, इस फ्रिज को उठाएंगे और खुद उस रास्ते के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ कौन है। हाँ दीदी, कल रात ही इस रहस्य का पूरा फैसला होगा। अगली रात के ठीक 2:30 बजे सब सो चुके थे। अन्वेषा और काव्या अपनी नकली चाबी लेकर दोबारा से रसोई में घुसती हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी फ्रिज को एक तरफ खिसका देती हैं। फ्रिज के हटते ही वही गुप्त दरवाजा सामने आ जाता है। दोनों बिना डरे उस अंधेरे रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचते ही वो एक बड़े साफ सुथरे और किताबों से भरे गुप्त कमरे में पहुंचती हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक बेड लगा था जिस पर एक 26 साल का लड़का चादर ओढ़े सुकून से सो रहा था। दीवार पर महेंद्र प्रताप और सावित्री के साथ उस लड़के के बचपन की तस्वीरें थी और मेज पर कानून की भारी भारी किताबें और कई सारे लॉ के सर्टिफिकेट सजे हुए थे। आनंद प्रताप, कानून की डिग्री। काव्या, ये तो वो बड़े पापा की शक्ल जैसा लग रहा है। दीदी देखो, बेंचे समझ नहीं, लड़का पैरों से लाचार है, चल नहीं सकता। दोनों अभी ये सब देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों से किसी के आने की आहट होती है। सावित्री हाथ में रात के खाने का टिफिन और दवाई लेकर अंदर दाखिल होती है। अपनी दोनों बहुओं को उस गुप्त कमरे में आनंद के बेड के पास खड़ा देखकर सावित्री के हाथ से टिफिन छूटकर फर्श पर गिर जाता है। उसकी आंखें गुस्से और गहरे डर से लाल हो जाती हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने मना किया था ना कि इस रसोई के आसपास भी मत फटकना। तुम लोग अपनी इन जासूसी हरकतों से बाज नहीं आए। निकलो यहाँ से अभी के अभी, बाहर निकलो मेरे कमरे से। सावित्री की इतनी तेज और डरावनी आवाज सुनकर बेड पर सोया हुआ आनंद हड़बड़ाकर जाग जाता है। वो अजनबियों को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और बेड पर सिमटते हुए अपनी मां का पल्लू पकड़ लेता है। मां ये कौन है? ये दोनों लड़के मेरे कमरे में कैसे आ गए? मां मुझे बहुत डर लग रहा है, इनको बाहर निकालो मां, मुझे किसी के सामने नहीं जाना, ये लोग मुझे डांटेंगे। मत डर मेरे बच्चे, तेरी माँ है ना यहाँ, तुझे कोई नहीं कुछ कहेगा। तुम दोनों ने मेरे मासूम बच्चे को डरा दिया। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बड़ी माँ, आज हम यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। आज आपको इस पूरे घर को और हमें जवाब देना होगा कि आपने अपनी ही सगी बेटी को इस प्रताप निवास की असली बड़े वारिस को इतने सालों से इस अंधेरे और घुटन भरे तहखाने में क्यों छुपा के रखा है? क्या कसूर है इस मासूम का? हाँ बड़ी माँ, आप इतनी बड़ी बात पूरे परिवार से छुपा कर अकेले ये बांझ बनकर कलंक और इतना बड़ा दर्द क्यों सह रही है? हमें सच बताइए। हाथ छुपाया है मैंने क्योंकि मुझे इस जालिम समाज का डर था। इस समाज में लड़की होने पर लोग मुंह बना लेते हैं और यहाँ तो मेरा बेटा पैदा हुआ था, लेकिन वो भी पैरों से लाचार, पैरों से अपाहिज। मुझे डर था कि ये समाज मेरे बच्चे को किस घृणा की नजर से देखेगा। मेरे खुद के घर वाले, मेरी सास कमला देवी, मेरी देवरानी निर्मला, क्या वो इसे इस घर के बड़े बेटे की इज्जत देते या जिंदगी भर इसे अपाहिज और बोझ कहकर दुत्कारते? इसके हिस्से का हक और सम्मान निर्मला अपने बेटे को दे देती। इसी डर से मैंने अपने घर वालों की नजरों में उसे कभी भी नहीं आने दिया। तो इतने सालों तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हमारी फैमिली डॉक्टर शर्मा ने मेरा दर्द समझा। मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उन्होंने डिलीवरी के वक्त ही सबको कह दिया था कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। इसी वजह से आज तक किसी को नहीं पता कि मेरा भी एक बेटा जिंदा है। निर्मला और माजी से मुझे जिंदगी भर बांझ होने का कड़वा ताना सुनने को मिला। मैं हर शादी हर फंक्शन में रोती रही, अपना अपमान सहती रही, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा इस दुनिया के तीखे तानों से महफूज रहे। वो लोग मुझे बाज कहते रहे और मैं अपने कलेजे के टुकड़े को इस रसोई के नीचे पालती रही। बस बड़ी माँ, बहुत हो गया, बहुत अच्छे से लिया आपने, बहुत छुपा लिया। अब आनंद भैया इस अंधेरे में और नहीं रहेंगे। अब ये सबके सामने आएंगे और अपना हक लेंगे। नहीं हमेशा ऐसी खता मत करना। माँ निर्मला जी जाएगी, वो मेरे बच्चे को जीने नहीं देगी, उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं बड़ी माँ, अब जो होगा डंकी की चोट पर होगा। अब डरने की बारी आपकी नहीं, इस घर के अत्याचारियों की है। तहखाने में हो रही इस चीख पुकार और रोने की आवाजें ऊपर रसोई से होते हुए पूरे बंगले में गूंज जाती हैं। हॉल में सो रहे महेंद्र प्रताप, निर्मला, दादी सास कमला देवी और उनके दोनों बेटे ईशान कबीर सब हड़बड़ाकर जाग जाते हैं। आवाज का पीछा करते हुए सब रसोई में आते हैं और वहां खुला हुआ गुप्त दरवाजा और हटा हुआ फ्रिज देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो सब एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उस गुप्त तहखाने में उतर आते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है आधी रात को? रसोई के अंदर ये कैसा आलीशान कमरा है जिसकी हमें आज तक भनक तक नहीं लगी? जेठानी जी और तुम दोनों नहीं हुए, यहाँ क्या खिला रही हो? सावित्री कौन है ये लड़का और ये हमारी रसोई के नीचे क्या कर रहा है? मुझे साफ साफ बता, इस प्रताप निवास में ये क्या बखेड़ा खड़ा किया है तूने? अरे माँ जी, अब समझ में आया, जेठानी जी का असली रूप है। भगवान ने अपनी कोई औलाद तो दी नहीं, तो पता नहीं किस लड़का लाकर इतने सालों से हमारी रसोई के नीचे छुपा रखा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं जेठानी जी कि आप किसी गैर के लड़के को यहाँ लाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगी। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत बोल चुकी हैं आप, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये कोई गैर या पराया लड़का नहीं है, ये इस घर के बड़े बेटे, बड़े पापा और बड़ी माँ का सगा बेटा है आनंद प्रताप, आपका सगा भतीजा और दादी सगा पोता। सगा पोता शब्द सुनते ही महेंद्र प्रताप और कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे तहखाने में एक सन्नाटा पसर जाता है। सावित्री, क्या ये सच कह रही है बहू? ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, लेकिन तुमने मुझसे अपने पति से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं डर गई थी आपके समाज और माँ जी की रूढ़िवादी सोच से डर गई थी। अगर इन्हें पता चलता कि मेरा बेटा पैरों से लाचार पैदा हुआ है तो ये लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करते, इसे कभी कोई इज्जत और हक नहीं मिलता जो निर्मला के बेटे को मिला है। मुझे डर था कि आप भी समाज के डर से इसे किसी अनाथालय में छोड़ देंगे या मुझसे दूर कर देंगे। सावित्री, तूने मुझे इतना क्रूर और बुरा समझ लिया। माना कि मैं कड़क हूँ, खानदान के नियमों को मानती हूँ, पर क्या मैं अपने ही खून को अपने पोते को इस तरह जीते जी दफना देती? अरे अगर तू मुझे एक बार बताती तो हम दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से इसका इलाज करवाते। हमारा बच्चा आज घुट घुट कर इस काल कोठरी में ना रहता। तूने इतने साल हमें अपने पोते के सुख से दूर रखा है और खुद बांझ का कलंक सहती रही। ना
साथ ही सा भले ही आनंद भैया पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इस अंधेरे कमरे में रहकर जो मुकाम हासिल किया है, जो इस घर का कोई चलता फिरता इंसान भी नहीं कर सकता। ये दिन रात इसी तहखाने में कानून की पढ़ाई करते रहे और कल ही इनका फाइनल रिजल्ट आया है। आनंद भैया पूरे शहर में टॉप करके सरकारी जज बन चुके हैं। जज शब्द सुनते ही निर्मला का सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो जाता है। महेंद्र प्रताप दौड़कर अपने बेटे आनंद को सीने से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दादी साहब भी आगे बढ़कर आनंद के सिर पर हाथ रखकर चूम लेती हैं। निर्मला शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मेरी खामोशी और समाज के झूठे दर्द ने तुम्हें इतना बड़ा दर्द अकेले सहने पर मजबूर किया। आज से मेरा बेटा आनंद इस घर के बड़े वारिस की तरह पूरे सम्मान के साथ सबके सामने जिएगा। कुछ महीनों बाद प्रताप सिंह का वही आंगन फिर से सजा हुआ है, लेकिन इस बार वहाँ तानों की जगह खुशियां थी। आनंद व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और उसे सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ जज का अवार्ड और उसे पैरों के इलाज के लिए विदेश जाने की स्कॉलरशिप मिल रही है। सावित्री और महेंद्र गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। दादी साथ आगे बढ़कर सावित्री को चूम लेती हैं और निर्मला हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बहुएं अन्वेषा और काव्या की सूझबूझ और हिम्मत से प्रताप निवास की गुप्त रसोई का रहस्य हमेशा के लिए एक खूबसूरत और सफल सच में बदल जाता है। दोस्तों, क्या अन्वेषा और काव्या ने आनंद को उस अंधेरे तहखाने से बाहर लाकर सही किया? और क्या मेरे समाज के डर से अपनी बेटी को इस तरह छुपाना सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।